हमारा जो टॉपिक है बच्चों, वो टॉपिक आज हम शुरू करेंगे अधिनियम 1909 का। कौन सा अधिनियम शुरू करेंगे? ठीक है, 1909 अधिनियम, 1909 अधिनियम। अब देखना, सबसे पहली बात है, इस 1909 के भारत शासन अधिनियम को क्या कहा गया था? क्या कहा गया था? आप सबको पता है ना बच्चों, क्या कहा गया था? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, ये हम सबको पता है कि हम सबको पता है। अनुच्छेद 1909 अधिनियम को किस नाम से जानते हैं बच्चों? हम मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। अब बहुत सा बच्चा जो होता है वो कंफ्यूज होता है, मैडम मार्ले मिंटो कौन थे, सचिव कौन था, वायसराय कौन था? बहुत बच्चा कंफ्यूज होता है। बच्चा एक बात ध्यान रखो, जो जो ब्रिटेन में बैठा व्यक्ति है, जो ब्रिटेन में बैठा व्यक्ति है वो व्यक्ति ज्यादा शक्तिशाली होगा। और ब्रिटेन में कौन बैठा है? ब्रिटेन में कौन बैठा है? भारत सचिव। इसलिए इस अधिनियम का नाम जो है, सचिव तो कौन थे? मार्ले। सचिव कौन थे? मार्ले। और मिंटो कौन थे? भारत के वायसराय। मेरी बात को ध्यान से सुनना, 1909 जो अधिनियम आया था, 1909 अधिनियम था, उसके द्वारा, किसके द्वारा भेजा? मार्ले कौन थे? भारत के सचिव जो ब्रिटेन में थे। और मिंटो कौन थे? सचिव, मतलब वायसराय थे भारत के। ये क्या थे? वायसराय। तो आप ना देखो, हम सबको पता है। अगला अधिनियम पढ़ेंगे 1919 का। 1919 का जो अधिनियम पढ़ेंगे बच्चों, वो आएगा मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड। मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड। मॉन्टेग्यू कौन थे? पहले होंगे, जो पहले नाम आएगा वो सचिव होगा, और जो बाद में नाम आएगा वो वायसराय होगा। इसलिए आगे से कंफ्यूज मत होना, पहली मेरी बात समझो, ठीक है। तो इस अधिनियम को एक नाम दिया गया, और इस अधिनियम का नाम क्या था? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। इस मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम की सबसे पहली विशेषता, सबसे पहली बात क्या थी जो आपको समझनी है, याद रखनी है? तो मेरी बात को ध्यान से सुनना। केंद्रीय व प्रांतीय, ठीक है, केंद्र थे और प्रांत थी। तो केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद की संख्या में बढ़ोतरी की गई। देखो, मैंने आपको कल भी समझाया था कि संख्या धीरे धीरे बढ़ा रहे, 6 से 12 करी, फिर 10 से 16 कर दी। अब क्या किया? संख्या बढ़ाकर हमने क्या कर दी? 16 से 60 कर दी। कितनी कर दी? 16 से कितनी कर दी? 60 कर दी। तो आपके यहाँ जो केंद्रीय विधान परिषद थी, इसमें ध्यान रखना, केंद्रीय जो विधान परिषद थी, जो कानून बनाने की इकाई थी, केंद्रीय विधान परिषद में सदस्य संख्या कितनी कर दी? 60। और प्रांतीय विधान परिषद में, प्रांतीय मतलब प्रांत अलग अलग थे, तो अलग अलग प्रांतों में संख्या भी क्या थी? अलग अलग कर दी। संख्या भी क्या थी बच्चों? अलग अलग थी। पर यह कंफर्म था कि संख्या में क्या की गई? बढ़ोतरी की गई। मेरी बात को यहां ध्यान से सुनना, इतनी बात पता होनी चाहिए कि केंद्रीय और प्रांतीय, केंद्र और प्रांत में जो विधान परिषद थी, केंद्र में और विधान प्रांतों में, जैसे मान लो राज्य और आज केंद्र है ना, तो केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद की संख्या में क्या की गई? बढ़ोतरी की गई। जिसमें केंद्र की अगर हम बात करें तो केंद्र के लिए कहा कि कितनी कर दी? 16 से बढ़ाकर कितनी कर दी? 60 कर दी। 16 से बढ़ाकर 60 कर दी। और जो आपके प्रांतों में विधान परिषद थी, ठीक है, आपके प्रांतों में जो विधान परिषद थी, उनकी संख्या क्या कर दी? अलग अलग करी। किसी प्रांत में अगर व्यवस्था ज्यादा है तो वहां संख्या और ज्यादा कर दी, कहीं ऐसा लगा तो वहां कम भी करी। मेरी बात को समझे? अब देखो, अब मेरे पॉइंट को समझो। अच्छा, वीडियो क्लियर है? वॉइस क्लियर है? जो दिख रहा है वो साफ दिख रहा है, हाँ या ना? फटाफट जवाब दो। साफ दिख रहा है, नहीं दिख रहा? मैं दूसरे पॉइंट की बात कर लेती हूँ अपन लोग तब तक। देखो, मेरी दूसरी बात को समझना। ये तो था बच्चों इसका पहला प्रावधान कि केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद की जो संख्या है उसमें बढ़ोतरी करो। अब आगे देखो, साफ नहीं दिख रहा,
टेक्निकल टीम भाई रिक्वेस्ट है चेक करें, साफ नहीं दिख रहा है, कुछ बच्चों की ये कंप्लेन है। अब देखो अगली बात जो समझना है, अगली बात जो समझनी है, उसमें सही दिखेगा, बाहर चेक करेंगे। अगली बात क्या समझनी है? अगली बात ये समझनी है कि केंद्रीय, बात को ध्यान से सुनना, केंद्रीय विधान परिषद जो थी, ध्यान से सुनना इस बात को, केंद्रीय विधान परिषद में सरकारी बहुमत बना रहा। मतलब क्या था, बात को समझना। जो विधान परिषद थी, मैंने आपको कल पढ़ाया था ना, ये जो विधान परिषद थी इसका काम क्या था? वायसराय की, अगर केंद्र में है तो वायसराय की विधि मतलब कानून बनाने में मदद करना। और कानून बनाने में मदद करने की बात आई तो कुछ सदस्य सरकारी थे और कुछ सदस्य क्या थे बच्चों? गैर सरकारी थे। सरकारी वो थे जो कौन थे? ब्रिटिश थे। जो अंग्रेज थे उन्हें सरकारी कहा गया, जिन्हें जो सरकारी थे उन्हें ब्रिटिश अंग्रेज कहा गया, और जो गैर सरकारी थे वो कौन थे बच्चों? भारतीय थे। तो यूं कह सकते हो कि केंद्रीय विधान परिषद में जो केंद्र की विधान परिषद थी बच्चों, उस विधान परिषद में केवल और केवल बहुमत किसके पास था? अंग्रेजों के पास बहुमत था। क्या था? केवल अंग्रेजों के पास बहुमत था। ठीक है, परंतु क्या किया गया, बात को ध्यान से सुनना, प्रांतीय विधान परिषद में, प्रांतीय विधान परिषद में गैर सरकारी बहुमत की अनुमति दी गई। अब बात को समझना, मैंने तुम्हें साफ कहा था, ठीक है ना, देखो मैंने तुम्हें साफ कहा था, अगर बात कर रही हूं प्रांत की तो प्रांत में भी विधान परिषद है, और प्रांत में जो विधान परिषद विशेष है उसमें क्या होगा? सरकारी होंगे और गैर सरकारी होंगे। वही सरकारी होंगे अंग्रेज, और भारतीयों को क्या कहा? गैर सरकारी। तो यूं समझ लो, केंद्र में तो केवल बहुमत का अधिकार किसके पास? अंग्रेजों के पास। केवल किसके पास? अंग्रेजों के पास। परंतु प्रांतों में, ध्यान से सुनना, प्रांतों में बहुमत जो है वो सरकार और गैर सरकारी दोनों के पास था। प्रांतों में जो भारतीय है वह भी बहुमत में शामिल हो सकते थे। मेरी बात को समझे? हाँ या ना? हाँ या ना? बस इतना ध्यान रखना है, केंद्र की विधान परिषद में सरकार को ही बहुमत बना रहा, मतलब सरकार का ही बहुमत रहेगा। परंतु प्रांतीय विधान परिषद में गैर सरकार का बहुमत भी, गैर सरकार की बहुमत को भी अनुमति दे दी गई। मतलब भारतीय भी बहुमत में शामिल हो सकते हैं। भारतीय भी, प्रांतों की जो विधान परिषद है उसमें भारतीय भी बहुमत में शामिल हो सकते हैं। हाँ या ना? अब मेरी बात को ध्यान से और सुनो, मैंने आपको कल पढ़ाया था, ये जो विधान परिषद है, इस विधान परिषद को कुछ अधिकार दिए थे, कल याद हो तो। कल हमें कुछ अधिकार दिए थे ना कि ये बजट में बहस कर सकती है परंतु वोट नहीं दे सकती। बजट में बहस कर सकती है परंतु वोट नहीं दे सकती, पहली बात। दूसरी बात हमने कल क्या पढ़ी थी? अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछ सकती। दूसरी बात क्या पढ़ी थी? अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछ सकती है। तीसरी बात क्या पढ़ी थी? बजट के संबंधित ही प्रश्न पूछ सकती है, दूसरे सार्वजनिक हित के प्रश्न नहीं पूछ सकती। ये बातें हमने कल पढ़ी थी ना, ये बातें हमने कल पढ़ी थी, ठीक है ना, ये बातें कल पढ़ी थी। आज आपको मैं कुछ और समझाती हूं। क्या समझाना है? विधान परिषद की चर्चा शक्ति में बढ़ोतरी की गई। चर्चा शक्ति का मतलब, ध्यान से सुनना, पहली बात, बजट की विवेचना कर सकती है, मतलब बहस कर सकती है, ठीक है, परंतु बजट पे मत देने का अधिकार नहीं था, अभी तक नहीं हुआ। दूसरी बात इन्होंने क्या कही? अनुपूरक प्रश्न पूछा जा सकता है। अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया। अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया मतलब मैंने आपको कहा था ना, कोई प्रश्न पूछा, अगर उसका जवाब मिला, उस जवाब से संतुष्ट नहीं हो तो पुनः जो प्रश्न पूछा गया उसे अनुपूरक प्रश्न कहा।
ठीक है, मेरी बात को समझना, बात इतनी सी सिंपल सी है। क्या आपने प्रश्न पूछा, मैंने जवाब दिया और आप मेरे जवाब से आप संतुष्ट नहीं हुए तो आपने फिर दूसरा प्रश्न पूछा, फिर आपने दूसरा प्रश्न पूछा, तो वो अनुपूरक प्रश्न कहलाया। अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया। अगली बात समझना, सार्वजनिक किसी भी मामले पर चर्चा कर सकता है तथा प्रश्न पूछ सकता है। मेरी बात को समझे या नहीं समझे, हाँ ना में फटाफट जवाब दो। सार्वजनिक मामले मतलब जो पब्लिक आपके होते हैं मुद्दे, ठीक है, सार्वजनिक सामाजिक रूप में कोई भी मुद्दा हो उसकी चर्चा कर सकते हैं विधान परिषद में, और उस चर्चा से संबंधित, ठीक है ना, उस चर्चा से संबंधित आप प्रश्न भी पूछ सकते हैं। ठीक है ना, पॉइंट यहां तक क्लियर? पॉइंट यहां तक क्लियर? हाँ या ना में जवाब दो। क्या ये समझ में आया? मैंने आपको कल पढ़ाया था कि बजट रख सकता है, बजट पे बहस कर सकता है, ये समझाया था ना। बजट पे बहस कर सकता है परंतु वोट नहीं दे सकता, तो बच्चा वोट देने का अधिकार तो यहां भी नहीं है। ठीक है, फिर मैंने कल पढ़ाया था अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछ सकता, परंतु आज हम पढ़ेंगे अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार बिल्कुल है। फिर हम पढ़ेंगे सार्वजनिक मामलों, सार्वजनिक जो मामले थे कल हमने पढ़ा था कि केवल बजट पे प्रश्न पूछेगा। आज क्या है, सामाजिक हित के किसी भी मुद्दे पर चर्चा कर सकता है और उस पर प्रश्न पूछने का अधिकार दे सकता है। पॉइंट यहां तक क्लियर? हाँ या ना में फटाफट जवाब दो, जो बच्चे क्लास में अभी ज्वाइन हुए। हाँ ना में, जो पढ़ रहे हैं कंटिन्यू, मुझे ये बताओ क्या ये 3 पॉइंट समझ में आए? क्या ये 3 पॉइंट समझ में आए? तो अब मैं आपको एक चौथा बिंदु और समझा दूं जो एग्जाम की नजर से एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? आपको मैंने एक बात बताई थी बच्चा, एक तो वायसराय के है पास विधान परिषद जो सरकार बनाती है, और एक वायसराय के पास है कार्यकारी परिषद। एक क्या है? कार्यकारी परिषद। दो चीजें मैंने आपको कल भी पढ़ाई थी, आज फिर समझा रही हूं। वायसराय के पास एक तो है कानून बनाने के लिए विधान परिषद और एक है कार्यकारी परिषद, दो चीजें हैं। अब देखो, विधान परिषद में तो भारतीय है ही है, ठीक है, विधान परिषद में तो भारतीय है ही है। कार्यकारी परिषद को ध्यान से सुनना, वायसराय की कार्यकारी परिषद में, या आप कार्यपालिका परिषद कह सकते हो, एक ही बात है। कार्यकारी परिषद में प्रथम भारतीय बच्चा कौन था? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को शामिल किया गया तथा यह क्या थे बच्चे? विधि सदस्य। इसको किसके रूप में शामिल किया गया? इसको विधि सदस्य के रूप में शामिल किया गया। तसल्ली रखो, मुझे पता है अभी तक एक चीज समझ में नहीं आई होगी, ठीक है ना, अभी तक एक चीज बिल्कुल समझ में नहीं आई होगी। क्या? कि मैडम ये सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा कौन थे, इसको कहां शामिल किया? तो एक बात सिंपल सी समझना, एक ऐसी परिषद थी जिसे आप कह सकते हो कार्यपालिका या कार्यकारी, एक ऐसी परिषद थी जिसे आप कह सकते हो कार्यपालिका या कार्यकारी परिषद, जो वायसराय को कार्यों में सहायता या परामर्श या सलाह देती थी। बहुत बात को समझे, जो वायसराय पूरे भारत पर शासन कर रहा है, उस जो पूरे भारत पे शासन कर रहा है, उस वायसराय को परामर्श देती थी कार्यकारी परिषद। उस कार्यकारी परिषद में 1909 अधिनियम के द्वारा सबसे पहले भारतीय को शामिल किया गया विधि सदस्य के रूप में, और उसका नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। उसका नाम क्या था? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। हाँ ना में फटाफट जवाब दो, समझ में आया या नहीं आया इस बात को? मैं इन तीनों पहलुओं को फिर चर्चा करूंगी क्योंकि मुझे एक चौथी बात आपको बतानी है जो इस 1919 अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण बात है। सबसे महत्वपूर्ण बात है। क्यों महत्वपूर्ण है? आप खुद एग्जाम में देखोगे, जब कभी भी एग्जाम में कोई प्रश्न आने की बात होती है, जब भी एग्जाम में कोई प्रश्न आने की बात होती है, तब ये जरूर आता है प्रश्न। ये नहीं, अभी जो बताऊंगी वो जरूर आता है। बात यहां तक ध्यान से सुनो। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। 1919 अधिनियम, मैं एक बार इसको रिपीट कर देती हूं, रिपीट करने के बाद हम लोग फिर इसको आगे पढ़ेंगे, ठीक है? तो रिपीट में क्या है, एक पॉइंट और पढ़ना था।
एक पांचवा बिंदु और पढ़ेंगे, इसको मिटाने के बाद पढ़ेंगे। चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार फिर सुन लो, इसको समझ लो। कहीं डाउट रहे तो कमेंट बॉक्स में लिख देना आराम से, अपन अगली क्लास में डाउट डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। 1909 अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम इसे कहा गया। 1909 अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहा। मार्ले थे सचिव, मिंटो थे वायसराय। ये भारत के सचिव, ये भारत के वायसराय। अब बात को समझना, इस अधिनियम का सबसे पहली विशेषता क्या थी? इस अधिनियम की सबसे पहली विशेषता थी केंद्रीय प्रांतीय विधान परिषद की संख्या में बढ़ोतरी। केंद्र था और प्रांत था, दोनों में जो विधान परिषद थी उनकी संख्या में क्या कर दी? बढ़ोतरी कर दी। उनकी संख्या में बढ़ोतरी कर दी। और केंद्र में तो क्या किया? 16 से हमने सीधा 60 बढ़ा दिया। 16 से सदस्य संख्या कितनी कर दी? 60 कर दी। वही बात करते हैं प्रांतीय विधान परिषद की। तो प्रांतीय विधान परिषद में ऐसा नहीं कि सभी प्रांतों की सेम कर दी, सभी प्रांतों की असमान जो है वो संख्याओं में बढ़ोतरी हुई थी। बात यहां तक क्लियर। अगली दूसरी बात यह है कि केंद्रीय विधान परिषद में क्या था? जो विधान परिषद थी, जो कानून बनाती थी, उसमें एक तो होते थे सरकारी, एक होते थे गैर सरकारी। सरकारी अंग्रेज होते थे और गैर सरकारी भारतीय होते थे। तो सरकारी को बहुमत बना रहेगा, जो सरकारी है उन्हें तो बहुमत है, पहले भी था आज भी है, गैर सरकारी को नहीं मिला। मतलब केंद्रीय विधान परिषद में जो भारतीय थे उनके पास बहुमत का अधिकार नहीं था। केवल किसके पास था? सरकार के पास, मतलब केवल अंग्रेजों के पास। परंतु प्रांतीय विधान परिषद, ये बच्चा खास बात है, प्रांतीय विधान परिषद में सरकार और गैर सरकार, अंग्रेजों और भारतीयों दोनों को, अंग्रेजों और भारतीय दोनों को बहुमत की अनुमति दे दी गई। पॉइंट यहां तक क्लियर? मेरी बात हाँ ना में फटाफट जवाब दो। अगली बात देखो, विधान परिषद की चर्चाओं में शक्ति की बढ़ोतरी हुई। जो चर्चा है, ठीक है, चर्चा विशेष की शक्तियों में बढ़ोतरी हुई। मतलब विधान परिषद अब और क्या क्या कर सकती है? मतलब सरकारी और गैर सरकारी लोग, मतलब भारतीय और अंग्रेज जो विधान परिषद में बैठे हैं वो और क्या क्या कर सकते हैं? तो बात को समझना, बजट की विवेचना कर सकते हैं, ठीक है, बजट की विवेचना कर सकते हैं। अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार, अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार, ठीक है। सार्वजनिक मामलों पर, ठीक है, सार्वजनिक मामलों पर चर्चा करने और उनसे प्रश्न, उन पर प्रश्न पूछने का अधिकार, ठीक है। सार्वजनिक मामलों पर प्रश्न पूछने और सार्वजनिक मामलों या सामाजिक मामलों पर बहस करने का अधिकार। ये 3 अधिकार और मिले आपके विधान परिषद को। अगली बात समझना, वो है वायसराय कार्यकारी परिषद। मतलब वायसराय की जो सबसे खास, सबसे नजदीक और जो सलाह देने वाली परिषद थी उसको कहते हैं कार्यकारी परिषद या कार्यपालिका परिषद। उस परिषद में भारतीय को शामिल किया, उस परिषद में एक भारतीय को शामिल किया और सबसे पहला भारतीय जो शामिल होने वाला था वो था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। क्या नाम था? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो थे वो सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले भारतीय थे। और उन्हें किस पद पर बिठाया गया था? विधि सदस्य। वो क्या थे बच्चों? विधि सदस्य थे। क्या थे? विधि सदस्य थे। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब देखो एक लास्ट पॉइंट, एक बच्चा लास्ट पॉइंट बस यूं मान के चलो, इसके बाद 1919 पूरा हो जाएगा। और ये जो लास्ट पॉइंट है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं ये कहूं कि भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन सबसे पहले शुरू कब हुआ? बिल्कुल, सांप्रदायिक निर्वाचन सबसे पहले शुरू कब हुआ? बताओ। सांप्रदायिक निर्वाचन, बिल्कुल सही कह रहे हो। चुनाव होंगे, चुनाव होंगे, ये तो आपने कल पढ़ा था 1892 कि निर्वाचन किए जाएंगे। हालांकि नाम मात्र के थे, परंतु चुनाव पद्धति का सबसे पहला प्रयोग जो है, चुनाव पद्धति या चुनाव प्रणाली का सबसे पहले भारत में प्रयोग किया गया था 1892 में। उसके बाद में 1909 में निर्वाचन की व्यवस्था और आई। और उस निर्वाचन की व्यवस्था में सबसे खास बात यही थी, सबसे इंपॉर्टेंट यही बात थी कि पृथक निर्वाचन के आधार पर, बात को समझना, पृथक निर्वाचन के आधार पर, पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिम
को सांप्रदायिक निर्वाचन का अधिकार प्राप्त हुआ। मेरी बात को समझना, पृथक निर्वाचन के आधार पर मुसलमानों को या मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन का अधिकार दिया या सांप्रदायिक निर्वाचन का प्रावधान किया गया। सिंपल सी बात समझना, क्या कहा कि जो मुस्लिम होगा, ध्यान से सुनना, जो मुस्लिम उम्मीदवार होगा उसको वोट भी कौन देगा? मुस्लिम देगा। मतलब मुसलमान दोस्त। अब इससे एक बहुत बड़ी बात हुई, जैसा कि अभी आपके यहाँ एक बच्चे ने कहा था कि मैडम फूट डालो और राज करो। ठीक है, फूट डालो और राज करो की नीति इसके सामने साफ दिख रही है। जब वह मुसलमानों को हमसे अलग कर रहा है, कह रहा है एक मुसलमान है उसे मुसलमान ही वोट देगा। क्यों भाई? उस मुस्लिम व्यक्ति को कोई हिंदू वोट देना चाहे तो नहीं दे सकता था। मुसलमान है तो मुसलमान ही वोट देगा। इससे साफ पता चल रहा था कि मुसलमान और हिंदुओं के बीच में फूट डालने की कोशिश की गई है। एग्जाम में ध्यान रखना, क्योंकि बच्चों आगे जब पढ़ाऊंगे ना 1919 अधिनियम, तो उस 1919 अधिनियम में इस सांप्रदायिक निर्वाचन का और विस्तार हुआ। ठीक है ना, 1919 में इस सांप्रदायिक निर्वाचन का और विस्तार हुआ, ये ध्यान रखना। तो सबसे पहले सांप्रदायिक निर्वाचन जो है उसकी शुरुआत, सांप्रदायिक निर्वाचन की जो शुरुआत है वो 1919 अधिनियम में की गई। और सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक, ध्यान से सुनना, एग्जाम में प्रश्न आ जाए, सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक बताओ कौन था? फटाफट जवाब दो। एग्जाम में प्रश्न ये भी आया हुआ है कि सांप्रदायिक निर्वाचन भारत में सबसे पहले कब और किसने प्रारंभ किया? तो भारत में सबसे पहले सांप्रदायिक निर्वाचन किसने प्रारंभ किया? 1919 अधिनियम ने किया। ठीक है, 1919 अधिनियम ने किया। अगली बात, सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे कहा? बिल्कुल सही कह रहे हो, लॉर्ड मिंटो को। बिल्कुल सही जवाब है लॉर्ड मिंटो को। ठीक है, लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय थे और सांप्रदायिक चुनाव उन्होंने ही करवाए थे। ठीक है, सांप्रदायिक चुनाव उन्होंने ही करवाए थे। ठीक है ना, तो इसलिए उसका जवाब क्या है? लॉर्ड मिंटो। डन। तो ये दो प्रश्न एग्जाम में सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं। अब आप कहोगे मैडम 1919 अधिनियम पढ़ा यार, अब कह रहे हो कि ये पूरा पढ़ा दिया और अब कह रहे हो ये 5वां पॉइंट जरूरी है। बच्चा इससे पहले वाले भी पॉइंट जरूरी ही है, ऐसी बात नहीं है, परंतु ये एग्जाम में न जाने कितनी बार एग्जाम में प्रश्न आया है, ये। ठीक है, और बच्चा कंफ्यूज भी होता है और गलत भी करता है। एकदम कान खोलकर सुनो इस बात को, लिख लो चाहे कहीं। 1909 अधिनियम के द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन शुरू हुआ, जिसमें सबसे पहला अधिकार किसे मिला है? मुसलमानों को मिला। सांप्रदायिक निर्वाचन के आधार पर सबसे पहला अधिकार किसे मिला? सबसे पहला अधिकार मुसलमानों को मिला, मुस्लिम को मिला। पॉइंट यहां तक क्लियर? तो कुछ चीजें शुरू कब हुआ? 1909 में सांप्रदायिक निर्वाचन में सबसे पहले किस संप्रदाय के निर्वाचन की बात की गई? मुस्लिम संप्रदाय के निर्वाचन की बात की गई। सांप्रदायिक निर्वाचन का भारत में जनक किसे कहा? मिंटो, लॉर्ड मिंटो। ये तीन बातें जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखना। ठीक है ना, 1909 है सांप्रदायिक निर्वाचन जो है उसकी शुरुआत 1909 में हुई है और इस सांप्रदायिक निर्वाचन का और जो विस्तार है वो 1919 में है, और जो विस्तार है वो 1919 में है। परंतु सांप्रदायिक निर्वाचन का जो प्रावधान है या इसकी जो शुरुआत है वो 1909 में हो चुकी थी। ठीक है ना, अब आगे देखो, ये पॉइंट यहां तक क्लियर हो गया? हाँ या ना में फटाफट जवाब दो। 1909 अधिनियम क्लियर है या नहीं? 1909 अधिनियम के पॉइंट क्लियर हुए या नहीं? फटाफट जवाब दो। आज क्या बात है, क्लास की जनसंख्या कम कैसे कर रखी है? क्लास को शेयर नहीं किया दिखता है, आज क्लास को शेयर नहीं किया दिखता है। अब अगली बात समझो, ये कंप्लीट है। अब अगला जो अधिनियम है वो इससे भी ज्यादा जरूरी है। अगला जो अधिनियम है वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
1919 अधिनियम, 1919 अधिनियम, 1919 अधिनियम। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, इस 1919 अधिनियम को क्या कहते हैं, नाम बताओ इसका। मॉन्टेग जेम्स फोर्ड, मॉन्टेग जेम्स फोर्ड मॉन्टेग जेम्स फोर्ड सुधार अधिनियम, मॉन्टेग जेम्स फोर्ड सुधार अधिनियम। ठीक है, ये इसका नाम है। पॉइंट यहां तक क्लियर। 1919 अधिनियम, 1990 का जो अधिनियम है उसका नाम क्या है, मॉन्टेग जेम्स फोर्ड अधिनियम, मॉन्टेग जेम्स फोर्ड अधिनियम, जेम्स फोर्ड सुधार अधिनियम। इसे क्या कहेंगे, मैंने कहा था ना, सबसे पहले कौन आएगा, सचिव, और जेम्स फोर्ड क्या थे, जेम्स फोर्ड क्या थे, वायसराय थे। दोनों बात क्लियर हुई, दोनों बात क्लियर हुई। 1919 अधिनियम में मॉन्टेग जो थे वो सचिव थे और जेम्स फोर्ड क्या थे, वायसराय थे। ये बात यहां तक क्लियर हुई। अब मेरी बात को, अगली बात को गौर से सुनना। ठीक है, अगली जो बात है उसको गौर से सुनना। इस अधिनियम की एक विशेषता है, एक बात है, क्या, इस अधिनियम के द्वारा, इस अधिनियम के द्वारा 20 अगस्त 1917, मतलब पहले हुई थी घोषणा, अधिनियम 1919 में आया पर इसकी घोषणा पहले कर दी थी। क्या करी, 20 अगस्त 1919 को साफ कहा गया था, भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना, उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जाएगी। भारत में क्या की जाएगी, उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जाएगी। मतलब 20 अगस्त 1919, 20 अगस्त 1919 जो था उसमें साफ एक घोषणा आ गई थी कि भारत में अगला जो भी अधिनियम आएगा, अगला जो भी अधिनियम आएगा, जो भी अधिनियम आएगा वो भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना करेगा। ये एग्जाम में प्रश्न आता है। अब बच्चों जो आप कह रहे हो ना द्वेष शासन वगैरह सब पढ़ेंगे अपन, पर क्या है कि प्रांतों में द्वेष शासन वगैरह ये आजकल एग्जामिनर भी पूछ पूछ के परेशान हो गया। उसको भी पता है, हर बच्चे को पता है, ठीक है ना, कि प्रांतों में द्वेष शासन कब शुरू हुआ, केंद्र में द्वेष शासन कब शुरू हुआ, कब खत्म हुआ। हालांकि अपन उसकी भी चर्चा करेंगे, अपन सारी चीजों की चर्चा करेंगे, पर उन पॉइंट्स पे ज्यादा फोकस करो जिससे एग्जाम में प्रश्न सबसे ज्यादा बनते हैं, या जो एग्जाम में ऐसी चीजें जो छुपी रह जाती है हमें पता नहीं चलता। एग्जाम में मैं प्रश्न पूछूं कि किस अधिनियम या किस समय या किस तारीख को भारत में उत्तरदायी सरकार बनाने की घोषणा हुई, और मैं लिखूं 25 जनवरी, आप 25 जनवरी, 20 अगस्त, 3 फरवरी या फिर 5 अगस्त, तो जवाब क्या होगा, 20 अगस्त 1917। 20 अगस्त 1917 जो था, 20 अगस्त 1917 को भारत में उत्तरदायी सरकार बनाने की सबसे पहली घोषणा हुई। पॉइंट यहां तक क्लियर हुआ। दूसरी बात संगीता जी आपको नहीं पता इंपॉर्टेंट क्या है, पर मुझे तो पता इंपॉर्टेंट क्या है, तो आप मेरी बात मान के चलो, बस उन्हीं चीजों पर ज्यादा फोकस रखना, क्योंकि प्रांत है या छोटी मोटी बातें सबको पता होती है और आपको इजीली याद भी रहती हैं। मेरी बात को समझना। अब देखो आपने एक पॉइंट और पढ़ा होगा, 1919 अधिनियम, 1919 अधिनियम है वो 1921 में लागू हुआ। अब बच्चा यहां भी गलती करता है, यहां गलती क्या करोगे तुम लोग, साफ गलती करोगे बच्चों कि 1919 अधिनियम लागू कब हुआ, तो जवाब आएगा मैडम 1919 अधिनियम आया तो 1919 में लागू हुआ होगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, 1919 अधिनियम आया था जो कि 1921 में लागू हुआ था। 1919 अधिनियम आया था, 1921 में लागू हुआ था, ये डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है। 1921 में लागू हुआ था। अब मैं बात कर लेती हूं आपके 1919 अधिनियम के विशेष प्रावधानों की। 1919 में क्या विशेष प्रावधान थे, क्या बातें थी, क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं। और बच्चों मैं ये कहती हूं 1919 से अच्छे प्रश्न तैयार होते हैं, 1935 से अच्छे प्रश्न तैयार होते हैं। क्लास में बने रहो, साथ जुड़े रहो, आसानी से याद करने की कोशिश, याद करवाने और समझाने की कोशिश करूंगी मैं तुम्हें, ठीक है ना। आगे समझो। सबसे पहला प्रावधान, सबसे पहले प्रावधान में यह कहा गया केंद्रीय व प्रांतीय, केंद्रीय
वह प्रांतीय, मतलब केंद्र था और प्रांत था। ये तो हम कब से पढ़ रहे हैं ना, केंद्र है और प्रांत है। केंद्र और प्रांतीय विषयों की पहचान की गई, पहचान कर अलग अलग, पहचान कर अलग अलग, अलग अलग अपने विषयों पर विधि बनाने का अधिकार दिया गया। अब एकदम इस बात को अच्छे से सुनना, मुझे पता है आप लोगों ने एक ही चीज पढ़ी है, 1919 मतलब प्रांतों में द्वेष शासन शुरू हो गया, प्रांतों की द्वेष शासन शुरू हो गया। अब भाई तुमने ये तो पढ़ लिया द्वेष शासन शुरू हो गया। द्वेष शासन किसको कहते हैं? द्विसदनीय होता है, एक होता है द्वेष शासन। बच्चा पूरी हद से कंफ्यूज रहता है, वो सारे कंफ्यूजन मैं तुम्हारे दूर करूंगी, निश्चिंत रहो, क्लास में साथ बने रहो बस, ठीक है। केंद्रीय व प्रांतीय, ठीक है, केंद्रीय और प्रांत। केंद्र और प्रांत में जो विषय थे, देखो आज आप पढ़ते हो ना संघ के विषय, जैसे कि रेल है, रेलवे किसका है? इंडिया का है, इंडियन रेलवे। सेना है, किसका विषय है? केंद्र का विषय है। वही अगर हम बात करें, वही अगर हम दूसरी बात करें तो प्रांत, जैसे राज्य है, राज्य में जैसे स्थानीय स्वशासन है, राजस्थान आपकी जैसे राज्य विशेष की जो पुलिस है, ठीक है, कृषि है, वो किस में आती है? राज्य में आती है। तो ध्यान से सुनना, यहां क्या हुआ, कुछ ऐसे विषय थे जिनको केंद्र के लिए जरूरी समझा और कुछ ऐसे विषय थे जो प्रांतों के लिए जरूरी थे। तो जितने भी विषय थे उन सबको इकट्ठा किया और उन सबको इकट्ठा करने के बाद उनकी पहचान करी कि कौन सा विषय केंद्र को दे और कौन सा विषय प्रांत को दे, कौन सा विषय केंद्र को दे और कौन सा विषय प्रांत को दे। ये बात हमने यहां तक चर्चा कर ली ना। अब क्या हुआ, उन विषयों को अलग अलग कर दिया और अलग अलग करने के बाद जो केंद्र के विषय थे उस पर केंद्र कानून बनाए। लिखा है ना मैंने, अपने विषय, जो केंद्र के विषय उनके ऊपर केंद्र कानून बनाए और जो जो प्रांत के विषय उन पर प्रांत कानून बनाए। पॉइंट यहां तक समझे? जो केंद्र के विषय है उन पर केंद्र कानून बनाए, जो प्रांत के विषय उन पर प्रांत कानून बनाए। मतलब यहां राज्यों को भी अपने विषय पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया, ठीक है। परंतु एक बात कान खोल के ध्यान से सुनना, एकात्मक व्यवस्था बनी रहेगी। एकात्मक व्यवस्था का मतलब समझे, मेरी बात को ध्यान से सुनना। ये केंद्र है, ये प्रांत है। केंद्र के पास अपने विषय, ये जाने इसका काम जाने, प्रांत के पास अपने विषय, ये जाने इसका काम जाने। पर ऐसा थोड़ी ना होगा कि देश दो हिस्सों में बट गया, केंद्र जो है वो प्रांतों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, प्रांत केंद्र में हस्तक्षेप नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। ये अपने विषय पर कानून बनाए, ये अपने विषय पर कानून बनाए, परंतु आवश्यकता पड़ने पर जो है वो केंद्र जो है वो प्रांतों पर या प्रांत के सरकार के ऊपर नियम कायदे कानून को लागू कर सकता है। मतलब एकात्मकता बनी रहेगी, सर्वोच्च तो केंद्र ही रहेगा। प्रांत के पास अगर शक्तियां हैं तो केंद्र के अधीन ही रहेगा, मतलब प्रांत जो है वो केंद्र के अधीन रहेगा और हमारे यहाँ एकात्मक व्यवस्था बनी रहेगी। मतलब हमने विषयों को तो अलग अलग कर दिया, विषयों को तो अलग अलग कर दिया। अरे यूं समझो, ये जमीन है, इस जमीन को ए इसको दे दी, बी को जमीन ये दे दी, जमीन तो बांट दी, परंतु अभी भी घर में दादा मौजूद है, घर में अभी भी दादा मौजूद है। और एकात्मक शक्ति मतलब चाहे जमीन अलग अलग हो पर दोनों एक साथ ही रहेंगे, खेती एक साथ ही करेंगे। पॉइंट यहां तक समझे? तो आपके यहाँ केंद्र और राज्यों को विषय तो अलग अलग दे दिए, परंतु इनकी एकात्मक व्यवस्था को बनाए रखा, अंतिम शक्ति केंद्र के पास ही रखी गई। पॉइंट यहां तक क्लियर? हाँ ना में जवाब दो। अब मैं इसी के साथ तुम्हें एक पॉइंट और यही क्लियर कर देती हूं, यही क्लियर कर लो, क्या कि याद रह जाएगा। जितना इजी और कॉन्सेप्ट को जोड़कर पढ़ोगे उतना याद ज्यादा होगा। जब तुम्हें यहां पता चल गया कि केंद्र राज्य के विषय अलग अलग हो गए, तो इसी अधिनियम में कहा गया केंद्र व राज्य के बजट अलग अलग होंगे। सबसे पहले अलग, केंद्र के अलग और प्रांतों के बजट अलग। सबसे पहले बजट को अलग कब किया? 1919 अधिनियम में किया। सबसे पहले बजट, केंद्र का बजट केंद्र बनाए, राज्य का बजट राज्य बनाएगा,
ठीक है ना। केंद्र का बजट केंद्र बनाएगा, राज्य का मतलब प्रांतों का बजट, प्रांत लिख लो, ज्यादा इजी रहता है, अभी राज्य बने नहीं, हालांकि राज्य प्रांत एक ही बात है, ठीक है। केंद्र और प्रांतों का दोनों का अलग अलग बजट शुरू कब हुआ? 1919 अधिनियम के द्वारा। पॉइंट यहां तक क्लियर हुआ? हाँ ना में फटाफट जवाब दो, हाँ ना में, कि सबसे पहले केंद्र और प्रांतों के बजट को अलग करने वाला है 1919। बजट क्या होगा? अलग अलग कर दिया, केंद्र का बजट ही केंद्र बनाए, प्रांतों का बजट प्रांत बनाए। दोनों बात समझ में आ गई, क्योंकि दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई थी, दोनों क्या थी? एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। अब तीसरी बात जो आप इतनी देर से सुनने के लिए बड़े उतारू हो रहे हो, बड़े उतारू हो रहे हो ना, बिल्कुल वो मैं बात अब लिखने जा रही हूं। प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली प्रारंभ। मैं इस लाइन को बड़ी अच्छे से समझाऊंगी, एक लाइन और सुनो, क्योंकि दोनों लाइनों में बच्चा कंफ्यूज होता है। केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ। दोनों में अंतर है या दोनों अलग अलग है? हाँ ना में फटाफट जवाब दो। क्या दोनों अलग अलग है या दोनों एक ही चीज है? मैं कह रही हूं 1919 अधिनियम ने प्रांतों में तो द्वैत शासन शुरू कर दिया और केंद्र में द्विसदन शुरू कर दिया। दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है बच्चों, बहुत ज्यादा डिफरेंस है, क्योंकि 1935 पढ़ाऊंगी ना तो वहां क्या करूंगी? प्रांतों को तो द्वैत शासन खत्म करके केंद्र को मिल जाएगा, और प्रांत जो है वो स्वायत्ता, मतलब उन्हें एक आजादी दी जाएगी। दोनों अलग अलग चीजें, बिल्कुल शाबाश, सही कह रहे हो, दोनों चीजें बिल्कुल अलग अलग हैं, दोनों चीजें बिल्कुल अलग अलग हैं। दोनों में क्या डिफरेंस है अभी चर्चा कर लेते हैं। पहले इसको मिटा देती हूं, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको मिटा देती हूं, फिर अपन एकदम बिल्कुल फ्रेश तरीके से ही पढ़ेंगे इन दोनों पॉइंट्स को। इन दोनों पॉइंट्स को मैं अच्छे से टाइम देकर समझाना चाहती हूं, क्योंकि बच्चा केवल इतना रटता है, ये द्वैत शासन कैसे है, इसे द्वैत शासन कैसे बनाया ये नहीं पढ़ना चाहता, वो द्विसदनात्मक व्यवस्था कैसे है ये नहीं पढ़ना चाहता, बस इतना याद कर लो, रट लो। अब अगर कोई छोटी एग्जाम की तैयारी कर रहा है वो इतना याद करे, पर अगर कोई आईएएस आरएस या फर्स्ट ग्रेड देना चाहता है या वीकेंड से हायर एग्जाम्स देना चाहता है तो वो एक एग्जाम में एक बात को फिर ध्यान से सुने। देखो इसको आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार रिवाइज करवा देती हूँ फिर मिटा दूंगी, एक बार रिवाइज कर लो। 1919 अधिनियम, मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, ये सचिव थे, ये आपके वायसराय थे, ठीक है ना। 20 अगस्त 1917 को घोषणा कर दी थी, 20 अगस्त 1917 को घोषणा कर दी थी कि भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जाएगी, ठीक है, भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जाएगी, पहली बात। दूसरी क्या कहा? 1919 अधिनियम को 1921 में लागू किया। ये दो बातें तो याद हो गई, कंटेस्ट हो गई, हाँ या ना। 20 अगस्त 1917, 2 साल पहले, बिल्कुल 10 मतलब कह सकते 2 साल पहले घोषणा हो गई थी कि भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना होगी, ठीक है। अब बात को ध्यान से सुनना, एक एग्जाम में प्रश्न है, प्रश्न दिमाग में यह आया कि भारत में उत्तरदायी सरकार, भारत में उत्तरदायी सरकार किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ की गई? किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ की गई? उत्तरदायी सरकार किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ किया? अब ध्यान से सुनना, अगर अधिनियम आ जाए उत्तरदायी सरकार की स्थापना कब की गई या उत्तरदायी सरकार की स्थापना कब की गई, तो जवाब यहां 1919 आएगा। क्या आएगा? 1919 आएगा। मैं प्रश्न ये पूछूं, भारत में उत्तरदायी सरकार की घोषणा कब की गई? भारत में उत्तरदायी सरकार की घोषणा कब की गई? उत्तरदायी सरकार की घोषणा कब की गई? तो घोषणा की गई 1917 में। घोषणा कब की गई? 1917 में। मैं कहूं उत्तरदायी सरकार के प्रावधान को भारत में सबसे पहले लागू कब किया? भारत में उत्तरदायी सरकार के प्रावधान को सबसे पहले लागू कब किया? मेरे प्रश्न का जवाब दो। भारत में उत्तरदायी सरकार के प्रावधान को सबसे पहले लागू कब किया गया? उत्तरदायी सरकार के प्रावधान को सबसे पहले लागू कब किया गया? बिल्कुल सही समझे, लागू करने की तारीख है 1921। अब इसका मतलब आपको समझ में आ गया
ठीक है ना। अगर आपके जवाब आ गए इसका मतलब आपको समझ में आ गया कि 1919 में तो अधिनियम द्वारा भारत शासन अधिनियम लाया, सॉरी उत्तरदायी सरकार की व्यवस्था लाई गई और उस उत्तरदायी सरकार की व्यवस्था 1919 में लागू हुई और इस उत्तरदायी सरकार की घोषणा 1917 में हुई। बच्चा यही एग्जाम की सबसे बड़ी जो गहराई होती है ना, एक प्रश्न मतलब एक शब्द से 3 प्रश्न बना लिए मैंने, तीनों के अलग अलग जवाब है। यही एक वी कैन से टीचर की नजर होती है, उसको पता चलता है कि इस एक पॉइंट से कितने प्रश्न बन सकते हैं और बच्चा कहां गलती करता है। ये तो तुम लोग मेरे होशियार स्टूडेंट्स हो इसलिए तुम गलतियां नहीं करते हो। ठीक है, तो उत्तरदायी सरकार को लेकर 3 कॉन्सेप्ट दिमाग में एकदम क्लियर। 1919 अधिनियम लेकर आया प्रावधान, 1921 में लागू हुआ प्रावधान और इसकी घोषणा कब हुई? 1917 में इसकी घोषणा हो गई थी। ठीक है ना, चलो ये पॉइंट क्लियर हुआ। तो इसके बाद मैं बात करती हूं केंद्र और प्रांत के जो विषय है उन्हें अलग अलग किया गया। जैसे आपके यहाँ आज संघ सूची राज्य सूची है ना, उसी प्रकार कुछ ऐसे विषय थे, कुछ केंद्र को दे दिए कुछ प्रांत को दे दिए, दोनों अपने अपने विषयों पर कानून बनाए, परंतु हमारे यहाँ एकात्मक व्यवस्था बनी रहेगी। अंतिम शक्ति जो है वो केंद्र के पास रहेगी, अंतिम शक्ति जो है वो केंद्र के पास रहेगी, एकात्मक व्यवस्था बनी रहेगी। दूसरी बात हमने पढ़ी थी केंद्र और प्रांत के पास जब विषय अलग अलग हो गए तो बजट भी बांट दिए, पैसे भी अलग अलग कर दिए, वे अपने पैसे का तुम ध्यान रखो और अपने पैसे का तुम ध्यान रखो। तो केंद्र और राज्य को अलग अलग बजट की अनुमति मिल गई थी, केंद्र और राज्य के बजट अलग अलग हो गए थे। तो बजट में जब ये प्रश्न आते हैं ना तो ये अच्छे प्रश्न तैयार करते हैं। अब बात आती है तीसरी, प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली शुरू हुई और केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ हुई। ठीक है, अब इन दोनों बातों को पढ़ेंगे। प्रांत में द्वैत शासन को क्या कहा गया और क्या होता है प्रांत में द्वैत शासन? देखो अब समझो, अब समझो प्रांतों में द्वैत शासन। मेरा बच्चों कभी भी ये तरीका नहीं होता कि बस है ना जो सब मैंने पढ़ाया बाकी सब ने जो पढ़ाया वही रटा के चले जाओ कि प्रांतों में द्वैत शासन होता है 1919 अधिनियम के द्वारा, खत्म, बस रटाया चल दिया। मेरा इतना है कि अगर मैं पढ़ा रही हूं तो एग्जाम में प्रश्न आ जाए और प्रश्न आए नहीं वो प्रश्न आप सही भी कर दो कम से कम। ठीक है ना, अगर समझ में आ जाएगा याद हो जाएगा तो सही भी करोगे। प्रश्न आएगा ये तो मुझे कंफर्म पता है, पर मुझे ये डाउट है कि तुम लोग सही करोगे या नहीं करोगे। ठीक है ना, तो प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली शुरू। अब क्या होती है द्वैत शासन, समझना क्या किया प्रांतों में शक्तियों का मतलब कार्य को बांटा। क्या किया? काम बांटे, प्रांतों में काम बांटे। कुछ काम जो है वो आरक्षित विषय में थे, कुछ काम जो थे उन्हें आरक्षित विषय में रखा गया और कुछ काम जो थे उन्हें हस्तांतरित विषय में रखा गया। मतलब क्या हुआ? मतलब सिंपल सी बात समझना, सिंपल सी बात को समझो। क्या हुआ? केंद्र व प्रांत, इसके विषय अलग और इसके विषय अलग, दोनों के विषय अलग अलग हो गए ना। अब बात को समझना, ये तो हो गई पहली बात कि केंद्र के विषय अलग प्रांत के विषय अलग। फिर क्या किया? प्रांत ने अपने विषयों को 2 भागों में बांट लिया। ठीक है, प्रांत को अपने विषयों में 2 भागों में बांट लिया प्रांत ने। एक को तो कहा आरक्षित और एक को कहा हस्तांतरित। एक को क्या कहा? आरक्षित, एक को कहा हस्तांतरित। तो ये वाला चार्ट दिमाग में रखना, ये वाला चार्ट दिमाग में पूरी तरह से रखना। पहली बात तो क्या की? केंद्र के और राज्य प्रांतों के विषय अलग कर दिए और दूसरी बात क्या करी? प्रांतों के जो विषय थे उन्हें 2 भागों में बांट लिया। ठीक है ना, उन्हें 2 भागों में बांट लिया। अब समझना क्या किया? इन 2 भागों में जो विषय थे इनमें क्या था? एक तो था आरक्षित विषय, एक था हस्तांतरित विषय। तो आपके यहां प्रांत में 2 तरह से या 2 भागों में शासन चला, ये शासन अलग चलाता, ये शासन अलग चलाता। तो मेरी बात को समझना, इसे कहा द्वैत शासन। मतलब प्रांत में ही एक ही प्रांत है उसमें 2 तरह से शासन चलता है, एक ही प्रांत है जिसमें 2 तरह से शासन चलता है। कैसे चलता है? आरक्षित विषय, आरक्षित विषय में आप यूं कह सकते हो राजस्व, वित्त, पुलिस,
न्याय। ये कुछ ऐसे विषय थे जो किसमें थे? आरक्षित विषय थे। ठीक है, क्या विशेषता थी इन विषयों की, क्या खास बात थी इन विषयों में, बात को समझना। गवर्नर, एक बात तो क्लियर रखना, केंद्र में वायसराय सबसे बड़ा था और प्रांतों में गवर्नर सबसे बड़ा था। बात को समझे, वायसराय केंद्र में सबसे बड़ा और प्रांतों में गवर्नर सबसे बड़ा। क्या किया गवर्नर? गवर्नर क्या करेगा? इन पर निर्णय देगा। ठीक है, गवर्नर की सहायता, गवर्नर की सहायता उसकी कार्यकारी परिषद करती है। बात को समझना, क्या समझा रही हूं? ये कह रही हूं कि गवर्नर क्या करेगा? गवर्नर आरक्षित विषयों पर अगर अपने निर्णय देगा तो गवर्नर अपने आरक्षित विषयों पर निर्णय देगा और उस निर्णय में परामर्श कौन देगी? सहायता कौन करेगी? कार्यकारी परिषद उसकी सहायता करती है। और कार्यकारी परिषद जो है वह विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं होगी, उत्तरदायी नहीं होगी। तुम्हें अभी एक बहुत बड़ी बात बताऊंगी राज की, देखो तुम्हें पता चलेगा अंग्रेज कितने होशियार थे। अब ये मत कहना कि मैडम मना आप तारीफ कर रहे हो अंग्रेजों की, ऐसी बात नहीं है। देखो होशियारी समझना कितनी अच्छी थी। तो विधान परिषद में मतलब विधान परिषद के प्रति ये व्यक्ति उत्तरदायी नहीं थे। क्या मतलब होता है उत्तरदायी का, अभी समझाती हूँ, केवल इसको ध्यान से सुन लो एक बार। हस्तांतरित विषय में जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा आप कह सकते हो, ऐसे कुछ विषय थे जो किसमें थे? हस्तांतरित में थे। इन विषयों की खास बात थी कि गवर्नर निर्णय देगा। भाई डिसीजन तो गवर्नर ही देगा। गवर्नर मंत्री की सहायता, गवर्नर किसकी लेगा सहायता? गवर्नर जो है वो मंत्रियों की सहायता लेगा और जो मंत्री होंगे वह विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी होंगे, विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी होंगे। अब दोनों को कॉन्सेप्ट को समझो, ठीक है ना? दोनों के कॉन्सेप्ट को अब समझो। पहली बात, अब दूसरी सबसे बड़ी बात यह है आदित्य प्रजापति जी कि आपको हमेशा वो पढ़ने की आदत है जो आपको आता है। जो चीज आपको नहीं आती है वो समझ में नहीं आती, क्योंकि हम समझना चाहते नहीं है। थोड़ा सा क्या साइकोलॉजिकल भी फर्क पड़ता है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। प्रांतों में दो शासन शुरू हुए, एक ही घर में दो शासन शुरू हुए, एक पापा का अलग और एक मम्मी का अलग। बात को ध्यान से सुनना, एक पापा का अलग और एक मम्मी का अलग। पापा का काम पैसे से संबंधित था, मम्मी का काम देखभाल से संबंधित है। ठीक है, एक ही घर में दो शासन, एक ही घर में दो शासन, मम्मी का शासन, पापा का शासन, तो क्या हो गया? द्वैत शासन। पहली बात दिमाग में क्लियर रखो, द्वैत शासन। ठीक है, पापा का मतलब आरक्षित विषय, आरक्षित विषय में पैसे से संबंधित राजस्व, वित्त, पुलिस, न्याय, ऐसे जो एकदम महत्वपूर्ण विषय होते हैं ना, जो खास थे, जो जरूरी थे, जो महत्वपूर्ण थे, जो खास थे, मतलब जिन विषयों में काम ही इन्हीं विषयों में होता है। पैसा का लेन देन, पुलिस को लेकर, न्याय प्रशासन को लेकर, ठीक है ना, अधिकारों को लेकर। तो ध्यान से सुनना, आरक्षित विषय में बड़े ही महत्वपूर्ण विषय हुआ करते थे, बड़े ही महत्वपूर्ण विषय हुआ करते थे और उन विषयों पर निर्णय गवर्नर लेता था और गवर्नर की सहायता करती थी उसकी कार्यकारी परिषद, उसकी जो सलाहकार जो परिषद थी वो उसकी मदद करती थी। और वो जो परिषद थी ना, वो किसी भी विधान मतलब वो विधान परिषद को जवाब देने के लिए उत्तरदायी नहीं थी। मतलब अगर कार्य परिषद ने कोई राजस्व या मान लो कोई भी काम, कोई भी कानून जारी किया, उसमें विधान परिषद को जवाब देने के लिए वो उत्तरदायी नहीं थी। मतलब यहां गवर्नर उसकी कार्यकारी परिषद का एकाधिकार था। क्या था? एकाधिकार था। वो किसी को भी जवाब देने के लिए जिम्मेदार बिल्कुल नहीं थी, कतई नहीं थी। ठीक है ना? हस्तांतरित विषय मैंने फिर पढ़ा है, मम्मी का विषय होता है एक तरह से। शिक्षा, स्वास्थ्य से संबंधित विषय, ठीक है ना, शिक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित विषय। इसमें क्या था? इसमें यह कह दिया, क्योंकि इसमें महत्वपूर्ण विषय नहीं थे, इसमें ज्यादा महत्वपूर्ण विषय नहीं थे, छोटे मोटे नॉर्मल विषय थे। ठीक है, एकदम साधारण जो विषय थे ना, वो डाल दिए हस्तांतरित विषय में। और क्या कहा कि ये जो हस्तांतरित विषय होंगे इन पर गवर्नर निर्णय देगा। वो तो देगा ही देगा, गवर्नर देगा और मंत्री की सहायता, परमिशन किसकी होगी? मंत्रियों की।
ठीक है, मंत्रियों की सहायता से निर्णय देगा और वो मंत्री विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी होंगे, मतलब विधान परिषद के प्रति जिम्मेदार होंगे, दायित्व रखेंगे। अगर वो मंत्री कोई भी काम करते हैं इस विषय पर, अगर वो मंत्री कोई भी कानून बनाएंगे तो वो मंत्री जो है वो विधान परिषद को जवाब देंगे, उन्होंने ऐसा क्यों किया, सही किया, गलत किया, कैसे कर सकते, नहीं कर सकते हैं, सारे प्रश्नों के जवाब देंगे। मेरी बात को समझे, हाँ या ना? मुझे फटाफट बस इतना जवाब दे दो, हाँ या ना। क्या ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आए? क्योंकि मैं ये जहां तक मुझे पता इतना इजीली कहीं कोई नहीं समझाएगा, इन शॉर्ट बुक में भी इतना अच्छे से नहीं समझाया हुआ। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको ये बहुत प्यारे और इजी वे में दे दूं। आप चाहें तो आप इसके वीकेंड से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को बुक्स में इतना इजीली नहीं समझा रखा। क्योंकि मैंने खुद ने पढ़ा था तो मुझे भी जो प्रॉब्लम्स आई थी, मुझे कंफर्म पता है कि आपको भी वही प्रॉब्लम आ रही होगी। ठीक है, ये आपके आरक्षित और हस्तांतरित विषय है और इनसे एग्जाम में अच्छा लेवल का प्रश्न तैयार होता है। ये मुझे जानकर बड़ी खुशी हुई कि आप सबको समझ में आ गया। थैंक यू सो मच। ठीक है, तो प्रांतों में द्वैत शासन, घर में 2 शासन होंगे, हस्तांतरित आरक्षित। आरक्षित विषय साधारण थे, हस्तांतरित विषय महत्वपूर्ण विषय थे। ठीक है, हस्तांतरित विषयों में गवर्नर निर्णय देता था अपनी कार्यकारी परिषद से पूछकर, और कार्यकारी परिषद जो है वो हमारे यहाँ की विधान परिषद के प्रति जवाबदेही, उत्तरदायी नहीं थी, वो मस्त थी। वो केवल जवाब देगी तो ब्रिटेन की संसद को देगी, बाकी किसी को जवाब नहीं देगी। हस्तांतरित विषय में गवर्नर निर्णय देगा मंत्री की सहायता से, मंत्री की मदद लेगा, और वो मंत्री जो होंगे वो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी होंगे। पॉइंट यहां तक क्लियर? इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो, चाहे इसको, इतना इजी कॉन्सेप्ट में नहीं मिलेगा, ये मैं कह सकती हूं। डन। अब अगली बात करते हैं। चलो, ये बात समझ में आ गई। अब बात कर लेते हैं जो आप कह रहे थे। चौथी बात आपने क्या पढ़ी? केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था। केंद्र में क्या हुई? द्विसदनीय व्यवस्था शुरू हुई। मतलब इतने दिन तो केंद्र में विधान परिषद थी ना, क्या था? इतने दिन तो विधान परिषद थी। अब हमने क्या किया? केंद्र में 2 सदन बनाए। क्या किया? केंद्र में 2 सदन बनाए। एक सदन जो उच्च सदन था, मुझे बताओ आज वर्तमान में उच्च सदन कौन है? राज्यसभा। वैसे ही उसका नाम था राज्य परिषद। वैसे ही उसका नाम क्या था? राज्य परिषद। आप उसे क्या कह सकते हो? राज्यसभा भी कह सकते हो। चलो, अगला है निम्न सदन। अगला पॉइंट क्या है? अगला जो सदन था उसे कहते हैं निम्न सदन, और उसे क्या कहा गया? केंद्रीय विधान सभा। केंद्रीय विधानसभा, और जिसे आज आप वर्तमान में क्या कहते हो? लोकसभा कहते हो। हाँ या ना? बिल्कुल आप कह सकते हो। जैसे लोकसभा राज्यसभा थे वैसे ही हमारे यहाँ केंद्र में 2 सदनों की स्थापना हुई। हालांकि उनका नाम, इसका नाम क्या था? राज्य परिषद था, और इसका नाम केंद्रीय विधानसभा था। ठीक है, इसका नाम केंद्रीय विधानसभा था। राज्य विधान परिषद उच्च सदन था, ये निम्न सदन था। तो आपके यहाँ क्या हुआ? 2 सदन की स्थापना हुई। अगर आपके यहाँ 2 सदन की स्थापना हुई, ठीक है ना, 2 सदन की स्थापना हुई है, उस 2 सदन की स्थापना में आपको एक पॉइंट और ध्यान रखना है, और वो पॉइंट ये है कि लगभग इसमें तो 60 थे, और इसमें लगभग इसमें तो 60, और लगभग देखा जाए तो इसमें 145, ठीक है, 145 सदस्य थे। क्या थे? 145 सदस्य थे। और ध्यान से सुनना, इनके मतलब इनमें कुछ सदस्य तो निर्वाचित थे और कुछ सदस्य नामांकित थे। मतलब ध्यान से सुनना, कुछ सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचित होते, मतलब प्रत्यक्ष निर्वाचित होंगे। इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि अभी तुम्हें फिर आगे मैं एक बात पढ़ाने जा रही हूं। अब एक बात और याद आ गई। डन। एक बात समझो, आप यूं कह सकते हैं इसमें क्या हुआ? प्रत्यक्ष निर्वाचन में महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार मिला, महिलाओं को भी मताधिकार प्राप्त हुआ था। ये एक बड़ी खास बात है, महिलाओं को भी क्या हुआ था? मताधिकार प्राप्त हुआ था। तो ये बात समझ लेना। 2 सदन बनाए, ठीक है, 2 सदन बनाए। इस सदन में सदस्य की संख्या 60 थी, और इस सदन के जो सदस्य थे उनकी संख्या
5 थी, 145 थी, ठीक है, 145 थी। और इन दोनों सदन में कुछ सदस्य तो नामांकित थे, ठीक है, और कुछ सदस्य जो थे वो क्या थे, प्रत्यक्ष निर्वाचित थे। क्या थे, कुछ सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचित थे, बिल्कुल प्रत्यक्ष चुनाव हुए हैं, ठीक है, बिल्कुल प्रत्यक्ष चुनाव हुए हैं, जिसमें आप यूं कह सकते हो महिलाओं को भी मताधिकार दिया गया था। ये एक बड़ी खास बात है। पॉइंट यहां तक डन, क्लियर। ये 145 ही देखा है मैंने, ठीक है, ये 145 ही देखा है। कौन करे, मदन जी, आपने 144 कहां देखा मुझे नहीं पता, बट ये 145 जो है वो 145 है, इसको सही कर लेना। मैंने 145 देखा है, अगर 144 है तो मैं आपको कल कंफर्म कर दूंगी, ठीक है, इतना कंफ्यूजन मत रखो। 145 पर अपन ध्यान रखेंगे। डन, आगे देखो। तो केंद्र में उच्च सदन, निम्न सदन, 2 सदन, ठीक है, दोनों सदन के जो सदस्य होंगे कुछ नामांकित होंगे और कुछ सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचित होंगे। चलो ये बात क्लियर हो गई। तो आपके केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था। अब ध्यान से सुनो अगली बात। अब अगली बात क्या ध्यान से सुननी है, अगली बात ये ध्यान से सुननी है कि सांप्रदायिक निर्वाचन सिद्धांत, मतलब सांप्रदायिक जो निर्वाचन सिद्धांत था उसका और विस्तार किया गया। मतलब सबसे पहले सांप्रदायिक मतलब संप्रदाय के आधार पर चुनाव मुसलमान संप्रदाय था। अब क्या किया, सिख, ईसाई, आंग्ल भारतीय और यूरोपियन। मेरी बात को समझे, हाँ या ना में फटाफट जवाब दो। सांप्रदायिक निर्वाचन सिद्धांत, जो संप्रदाय के निर्वाचन की हम बात कर रहे हैं, संप्रदाय विशेष से निर्वाचन के अधिकार दिए, सबसे पहले 1909 ने शुरू किया और उसका और विस्तार किया 1919 ने, जिसने क्या किया, सिखों को भी सांप्रदायिक चुनाव, ईसाइयों को भी सांप्रदायिक निर्वाचन, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों, इन चारों को भी, ठीक है, इन चारों को भी 1919 अधिनियम से सांप्रदायिक निर्वाचन का अधिकार दे दिया। हाँ या ना में फटाफट जवाब दो। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? सांप्रदायिक निर्वाचन सिद्धांत का विस्तार हुआ, जिसमें ईसाइयों को, सिखों को, आंग्ल भारतीयों को और यूरोपियों को, इन चारों को अधिकार दिया गया। बस मुझे इतना बता दो, ये समझ में आया या नहीं आया? एक अच्छा पॉइंट है, अच्छा क्वेश्चन तैयार करता है। पता है क्या आपको? सबसे पहले संप्रदाय निर्वाचन में मुसलमानों को अधिकार मिला और उसके बाद में 4 और ऐसे परंपराएं, संप्रदाय थे जिन्हें अलग अधिकार, अलग से मतलब बाद में मिला। चलो अगली बात, एक बात और समझो। इस अधिनियम के द्वारा लंदन में उच्चायुक्त, नाम सुना है? उच्चायुक्त नहीं सुना? अच्छा, इसको आप यूं कह सकते हैं हायर कमीशन, उच्चायुक्त के कार्यालय, मतलब उच्चायुक्त के कार्यालय की, मतलब उच्चायुक्त के कार्यालय की स्थापना की गई। मतलब बात को समझना, हुआ क्या, सचिव के जो काम है, मतलब जो भारत सचिव के काम थे, भारत सचिव के कुछ कार्य उच्चायुक्त को सौंपे गए। हालांकि ये बात मुझे पता है बहुत कम बच्चों ने पढ़ रखी होगी और बहुत कम बच्चों को ध्यान में होगा, ठीक है ना? बहुत कम बच्चों ने पढ़ रखी होगी, इस बात को तुम्हें साफ तौर पे समझना है। क्या था लंदन के अंदर, क्या किया, 1919 अधिनियम ने कहा कि भाई अकेले जो भारत सचिव है, ठीक है ना, अकेला जो भारत सचिव है वो सारे काम कर रहा है। तो क्या किया, भारत सचिव की सहायता करने के लिए भारत सचिव के कुछ कार्यों को, उसकी सहायता करने के लिए भारत सचिव के कुछ कार्यों को उच्चायुक्त को सौंपा गया। तो उच्चायुक्त ऑफिस या उच्चायुक्त पद किस अधिनियम के द्वारा शुरू किया गया? 1919। ध्यान से सुनना, भारत सचिव जैसे ब्रिटेन में है, ठीक है ना, ब्रिटेन में है, वैसे ही उच्चायुक्त का पद भी कहां था? ब्रिटेन में ही था।
ब्रिटेन में ही था और सचिव के काम में मदद कराने के लिए कार्य का बंटवारा किया किसने किया? उच्चायुक्त ने। मेरी बात को समझे। लंदन में उच्चायुक्त हाई कमीशन कह लो, हायर कमीशन कार्यालय की स्थापना हुई जिसने सचिव के कुछ कामों को अपने नियंत्रण में ले लिया। चलो अगली 7वीं बात समझना। क्या कहा? वायसराय की कार्यकारी परिषद, वायसराय की कार्यकारी परिषद, मैंने तुम्हें पढ़ाया था ना, वायसराय के पास कार्यकारी परिषद मतलब उसकी खुद की सलाहकार समिति थी, सलाहकार परिषद थी जो उसको परामर्श देती थी। ठीक है, तो वायसराय की कार्यकारी परिषद जो है, वायसराय की कार्यकारी परिषद में जो 6 सदस्य थे, उन 6 में से 3 सदस्य भारतीय होंगे। 6 में से 3 सदस्य भारतीय होंगे। यह बात अनिवार्य रूप में कही गई। क्या कहा? बिल्कुल सही कहा। 6 में से 3 सदस्य क्या होंगे? 3 सदस्य भारतीय होंगे। बस इतना ध्यान रखना, एक बात ध्यान रखना, बस इतना ध्यान रखना था। और वो क्या था? कमांडर इन चीफ जो था वो भारतीय नहीं होगा। कमांडर इन चीफ भारतीय नहीं होगा। यह बात को ध्यान रखा गया था। ठीक है, इस बात का अच्छे से ध्यान रखा था कि वायसराय की जो कार्यकारी परिषद है, उसमें कार्यकारी परिषद में टोटल 6 आदमी थे। ठीक है, टोटल 6 आदमी थे और 6 में से 3 भारतीय होंगे। ठीक है, 3 भारतीय होंगे और 3 भारतीयों में से कमांडर इन चीफ जो है वो भारतीय कभी भी नहीं होगा। ठीक है ना? ठीक है, कमांडर इन चीफ जो है वो कभी भी भारतीय नहीं होगा। पॉइंट यहां तक क्लियर? ये आपके अभी तो इसमें और प्रावधान बाकी है। 1919 मैंने कहा ना काफी बड़ा है, 1935 उससे भी बड़ा है। पॉइंट यहां तक क्लियर? हाँ या ना में फटाफट जवाब दो। ये पॉइंट्स क्लियर हुए? हम आगे बढ़े। स्क्रीनशॉट ले लो, लेना चाहो तो। एक बार रिवाइज करते हैं इसको और रिवाइज करने के साथ में ही आगे चलेंगे। प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली शुरू, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात, प्रांतों में केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ की गई। तीसरी बात, सांप्रदायिक निर्वाचन जो है उसके सिद्धांत को और विस्तार किया और संप्रदायों को निर्वाचन में अधिकार कह सकते हैं, या और संप्रदायों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था शुरू की गई। सिख, ईसाई, आंग्ल भारतीय, यूरोपियन। ठीक है, अगली बात, लंदन में उच्चायुक्त, लंदन में सचिव की सहायता करने के लिए या सचिव के कुछ काम को बांटने के लिए लंदन में उच्चायुक्त हायर कमीशन की स्थापना की गई। अगली बात, वायसराय की कार्यकारी परिषद में 6 आदमी थे और उन 6 में से 3 भारतीय होंगे, परंतु कमांडर इन चीफ भारतीय नहीं होगा। कमांडर इन चीफ जो है वो भारतीय नहीं होगा। ये 7 पॉइंट। अगला पॉइंट देखो, अगला जो पॉइंट है वो क्या था? अगले पॉइंट में आपको यह पता चलेगा कि चुनाव तो हुए परंतु चुनाव में वोट कौन देते थे। अगली बात को समझना। शिक्षा संपत्ति कर के आधार पर मताधिकार दिए गए। हाँ या ना? देखो हुआ क्या, जिसके पास एक कह सकते हैं एक उच्च स्तर की शिक्षा थी, अच्छी संपत्ति थी। ठीक है, अच्छी संपत्ति थी, टैक्स देता था। इस आधार पर बहुत सारे सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार दिए गए। सीधी सी बात, पॉइंट यहां तक ध्यान से सुनो। प्रॉपर्टी है जिसके पास, ठीक है, प्रॉपर्टी है जिसके पास, जो टैक्स देता है और जो एक अच्छी शिक्षा, ठीक है, जो एक अच्छी शिक्षा प्राप्त कर चुका है, तो उस व्यक्ति को ही वोट देने का अधिकार था। देखो अब चुनाव तो करवा लिए, ठीक है ना, चुनाव तो करवा लिए, परंतु वोट यही देंगे जिसके पास पैसा है, संपत्ति है, जो टैक्स देता है, जिसकी शिक्षा अच्छी है। पॉइंट यहां तक क्लियर? डन। 9वीं अगली बात जो है उसको बड़े ही गौर से सुनना। यह बात इसलिए जरूरी है क्योंकि इस अधिनियम के द्वारा
आपके यहां लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई। इस अधिनियम द्वारा क्या हुई? लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। ठीक है, इस अधिनियम द्वारा लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। अब लोक सेवा आयोग की स्थापना तो हो गई, परंतु लोक सेवा आयोग की स्थापना के बाद न तो इसके मतलब इसके एग्जाम भी सिस्टमेटिक नहीं होती थी, इसके रिजल्ट भी सही नहीं निकलते थे। एक तरह से ये जो लोक सेवा आयोग थी यह असफल रही। ये जो लोक सेवा आयोग थी ये क्या रही? ये जो लोक सेवा आयोग थी बच्चा ये असफल रही, ये सक्सेसफुल नहीं थी। ये लोक सेवा आयोग जो है वो असफल रही। और इसकी असफलता का कारण जानने के लिए या इस आयोग में सुधार करने के लिए 1923 में आपने एक नाम सुना होगा, ली आयोग। नाम सुना होगा ली आयोग। नहीं सुना तो अब सुन लो, नहीं सुना तो अब सुन लो। क्या है? ध्यान से सुनना। लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई। ठीक है, लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई जो कि असफल रहा। लोक सेवा आयोग सफल रहा, न एग्जाम टाइम पर सिस्टमेटिक ढंग से करवा पाया, न रिजल्ट ढंग से निकाल पाया। ठीक है ना, मतलब भेदभाव बहुत ज्यादा था और कोई लेवल नहीं था, कोई सेंस नहीं था, कोई लॉजिक नहीं था, तो ये असफल रहा। और तो और इस आयोग को सुधारने के लिए 1923 में, मतलब ये आयोग सफल क्यों नहीं रहा, 1923 में ली आयोग की स्थापना हुई। ठीक है, 1923 में ली आयोग की स्थापना हुई और ली आयोग की स्थापना होने के बाद इस आयोग की परामर्श पर 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई और इस केंद्रीय लोक सेवा आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? रॉस बारकर। ये आप सबने नाम सुना ही होगा। जब भी यूपीएससी पढ़ते हो तो यूपीएससी में जो पहला अध्यक्ष का नाम आता है तो इसी का आता है, रॉस बारकर, इसी का आएगा। मेरी बात को आगे ध्यान से सुनना। फिर क्या हुआ? 1935 अधिनियम में इसी का नाम बदलकर कर दिया फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। केंद्र की जगह क्या कर दिया? सेंट्रल की जगह क्या कर दिया? भाई केंद्र का मतलब होता है सेंट्रल, सेंट्रल की जगह क्या कर दिया? फेडरल, मतलब फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। फिर 1950 में फिर इसका नाम बदल दिया और इसका नाम कर दिया आपका यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग। ठीक है, तो इस तरह क्या हुआ, इसके नाम में चेंजेस होते गए। हालांकि लगभग काम तो एक जैसे ही चल रहे थे, नो डाउट। ये मैंने एक साथ बता दिया क्योंकि यहाँ क्या होता है, आपको याद करने में थोड़ी सी आसानी रहेगी। सबसे पहले क्या बना? लोक सेवा आयोग, पब्लिक सर्विस कमीशन, केवल सिंपल। असफल रहा। असफल होने के बाद इसको सुधारने के लिए, इसमें सुधार करने के लिए आपने क्या बनाया? केंद्रीय लोक सेवा आयोग बनाया। क्या बनाया? केंद्रीय लोक सेवा आयोग बनाया। केंद्रीय लोक सेवा आयोग बनाया 1926 में। फिर 1935 में क्या किया? इसका नाम बदलकर कर दिया फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। इसका नाम बदलकर क्या कर दिया? फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। अब आगे समझना। फिर 1950 का जो हमारा संविधान लागू हुआ उसमें इसका नाम कर दिया यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग। ठीक है, इसका नाम बदलकर क्या कर दिया? संघ लोक सेवा आयोग। यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया? इसको नीचे वाले को तो मैं मिटा देती हूं, ये तो आगे चलो काम में बता देंगे आगे। अब एक 10वां पॉइंट और है। क्या कहा? यह कहा गया कि इस अधिनियम से सुनना, इस अधिनियम विशेष की जांच करने हेतु अधिनियम तो क्या था? मतलब भारत की जो शासन व्यवस्था थी ना, भारत की शासन व्यवस्था की जांच करने हेतु 10 वर्ष के पश्चात एक आयोग की स्थापना की जाएगी। आयोग की स्थापना की जाएगी। सिंपल सी बात क्या है? मतलब भारत की जो शासन व्यवस्था है, ठीक है, भारत की जो शासन व्यवस्था है उस शासन व्यवस्था की जांच करने के लिए 10 साल के बाद एक आयोग बनाया जाएगा जो भारत में संवैधानिक शासन व्यवस्था
के ऊपर अपनी रिपोर्ट प्रूफ करेगी, अपनी रिपोर्ट पेश करेगी कि 1919 अधिनियम से भारत में क्या व्यवस्थाएं बदली, क्या व्यवस्थाएं, किन व्यवस्थाओं में परिवर्तन हुआ। ठीक है ना। अब आपको सबको मुझे ये बताओ 10 साल के बाद कौन सा आया था, फटाफट जवाब दो, कौन सा कमीशन आया था 10 साल के बाद, कौन सा कमीशन आया था। जो बच्चा हिस्ट्री पढ़ रहा है या जिस बच्चे ने राष्ट्रीय आंदोलन विशेष पढ़ा होगा उसने इस शब्द का नाम मुझे पता है 100% सुना होगा। फटाफट जवाब दो। जांच करने के लिए 10 वर्ष के बाद आयोग की स्थापना करेगी। कौन सा आयोग था, कौन सा आयोग था, फटाफट जवाब दो, मैं वेट कर रही हूं। कौन सा आयोग था, उम्मीद करती हूं बिल्कुल सही कहा 1900, क्या नाम है, मनी जी, 1960। मनी जी आपने बिल्कुल सही कहा, साइमन कमीशन, बिल्कुल सही कहा, साइमन कमीशन, बिल्कुल सही है, साइमन कमीशन है वो आयोग, उस आयोग की स्थापना हुई। अब खास बात समझना, देखो हुआ क्या। अब आप सबको ये तो पता है साइमन कमीशन आया, पर मुझे ये बताओ 1919 के बाद साइमन कमीशन क्या 1929 में आया था क्या? जवाब दो फटाफट। साइमन कमीशन, साइमन कमीशन, ठीक है, साइमन कमीशन 1919 में आया था क्या? साइमन कमीशन जो है वो 1919 में आया, मतलब 1919 का था क्या 1929 में आया था? नहीं आया था। जबकि 1919 से 10 साल बाद कितना हो गया, 1929 था ना भाई। कायदा क्या था, उसको कब आना चाहिए था, साइमन कमीशन को कब आना चाहिए था, 1929 में आना चाहिए था। कायदा तो ये बनता है, परंतु 1929 में नहीं आया वो। 1929 में ना आकर साइमन कमीशन कब आया, 1927 में आया। साइमन कमीशन कब आया, 1927 में आया। सब होशियार बच्चे हो, मुझे पता है। तो ये मुझे बताओ, एक तरफ तो लिख दिया कि 10 साल बाद भेजेंगे, और एक तरफ तो लिख दिया 10 साल बाद भेजेंगे, ठीक है, परंतु उन्होंने क्या किया, 8 साल के अंदर ही भेज दिया, 2 साल पहले भेज दिया। क्यों भेज दिया 2 साल पहले? सुरजीत यादव गलत लिख रहे हो, वो तारीख है 3 फरवरी 1927। साइमन कमीशन भारत कब आया, 3 फरवरी 1927 को साइमन कमीशन जो है वो भारत आता है। ठीक है, 3 फरवरी 1927 को आता है। 2 साल पहले क्यों आता है, क्या ऐसी आवश्यकता पड़ी उसे कि वो 2 साल पहले आ गया? देखो बेसिक से अगर हम बात करें तो आपके जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन में क्या था, लेबर पार्टी है, जैसे कि आपकी लेबर पार्टी है, या आप कह सकते हो उदारवादी पार्टी है, ठीक है। इन पार्टियों में आपस में बड़ा उस वक्त विरोध की स्थिति थी। और क्या होने थे, 1929 में चुनाव होने थे, और चुनाव हो जाते तो हो सकता है, अब इस बार तो क्या कह सकते हैं उदारवादी पार्टी सरकार चल रही थी, और हो सकता है अगली बार लेबर पार्टी की सरकार बन जाती। तो उन्हें एक टेंशन थी कि अगर सरकार बदलेगी तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा, सरकार बदलेगी तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा। इसलिए उन्होंने क्या किया, सरकार बनने मतलब सरकार बदले उससे पहले ही साइमन कमीशन भेज दिया। 1929 में क्या होने वाला था, चुनाव होने वाले थे ब्रिटेन में, ब्रिटेन में चुनाव होने वाले थे, सरकार बदलने वाली थी, ये सबको पता था। तो अब इतना तो सबको देखो दूरदर्शी होना ही पड़ता है, जो पॉलिटिशियन होता है या जो सरकार चलाता है वो व्यक्ति तो लगभग 5 से 10 साल आगे की सोच के चलता है। मुझे ये बताओ भाई, कांग्रेस जो है, कांग्रेस या कोई भी पार्टी, उसको ये पता होता है कि क्या होगा आगे, अगर इस तरह काम चला तो क्या व्यवस्था होगी। आप लोग खुद देखो, पिछले साल अगर आपके यहाँ बीजेपी का शासन, मोदी का शासन केंद्र में रहा, तो मैं कह सकती हूँ मोस्ट ऑफ 90% लोगों ने मुझे, 95% लोगों ने मुझे ये कहा मैडम मोदी आएगा वापस, और ये हुआ भी। ठीक है, ये दूरदर्शिता होती है। अब मेरी बात को समझना, जब यहां चुनाव होने की स्थिति थी और सरकार बदलने की बात पता चल गई, सरकार तो कंफर्म बदलेगी, तो क्या किया, चुपचाप पहले भेज दिया। और इस साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी थी 1930 में, 1930 में अपनी रिपोर्ट दी थी। रिपोर्ट देने के बाद में 1930, 31 और 32 क्या हुए थे, 1930, 1931, 1932 क्या हुए थे इन तीनों में, 1930, 31, 32 3 गोलमेज सम्मेलन क्या हुए थे, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। इन 3 गोलमेज सम्मेलनों की बाकी चर्चा हम कल करेंगे। कल आपके साइमन कमीशन को पढ़ेंगे, साइमन कमीशन के बाद 1935 को पढ़ेंगे और 1947 को पढ़ेंगे। ये 3 अधिनियम और आपके बचते हैं। 3 अधिनियम होने के बाद आपके भारत का जो संवैधानिक विकास है वो पूरा हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे अगला चैप्टर क्या पढ़ते हैं, उसके बाद सोचेंगे अगला क्या पढ़ना है। बाकी कोशिश ये की है कि आज की क्लास आपको समझ में आए, आज के जो अधिनियम है वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे।
अच्छे से समझ में आ गए होंगे, नो डाउट, मैं उम्मीद यही करती हूं। ठीक है, तो अधिनियम यह कह सकते हैं आपके यहाँ की शासन व्यवस्था की जांच करने के लिए 10 वर्षों के बाद एक आयोग की स्थापना की जानी थी, जिसमें से आयोग आया साइमन कमीशन, जो कि 1927 में ही आ गया था। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो चुका है चैप्टर जो है। रिवीजन करने की आवश्यकता है क्या? चलो एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं, देखते हैं आपको कितना याद है। खुद जो है वो कोशिश करो कितना याद है। एक फटाफट जो है वो क्विक रिवीजन कर लेते हैं। 1919 अधिनियम में क्या था? सबसे पहले मैंने क्या बात बढ़ाई? सबसे पहली बात क्या बताई? केंद्र व प्रांतों के विषय अलग अलग कर दिए, हाँ या ना? फिर दूसरी बात क्या पढ़ाई थी? केंद्र व प्रांतों के बजट अलग अलग कर दिए थे। तीसरी बात क्या बताई थी? प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली प्रारंभ। चौथी क्या पढ़ाई थी? फटाफट बताओ क्या पढ़ाया था? केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था, केंद्र में 2 सदन। और क्या पढ़ाया था? वायसराय की परिषद में 3 भारतीय होंगे, 3 सदस्य क्या होंगे? भारतीय होंगे। और क्या पढ़ाया था? लंदन में सचिव के कार्यों का बंटवारा करने हेतु, सचिव का कार्य का बंटवारा करने हेतु उच्चायुक्त पद प्रारंभ किया। और क्या पढ़ाया था? शिक्षा, संपत्ति और कर के आधार पर कुछ ही लोगों को मताधिकार दिया गया था। कुछ ही लोगों को क्या दिया था? मताधिकार दिया था। और क्या पढ़ाया था? लोक सेवा आयोग की स्थापना और 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना। 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना। कौन सा पॉइंट छूट गया बताओ फटाफट? ऐसा पॉइंट जो मेरे दिमाग से निकल गया। एक पॉइंट है जो मेरे दिमाग से निकल गया। बिल्कुल, सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार, जिसमें क्या किया? सिख, ईसाई, यूरोपियन और आंग्ल भारतीय। ठीक है, और एक लास्ट 10वीं बात वो क्या थी? 10 वर्षों के बाद आयोग की स्थापना। बिल्कुल, ये 10 पॉइंट है, मतलब ये शॉर्ट में है। आप अगर पहले आपने वीडियो को अच्छे से ढंग से समझा ना, तो ये सारे बिंदु है ना एकदम इजीली समझ में आ जाएंगे। ठीक है, ये सारे जो बिंदु हैं वो एकदम आसानी से समझ में आ जाएंगे। ये आपका एक क्विक रिवीजन है। 1919 अधिनियम से अगर कोई एग्जाम में क्वेश्चन आया तो मैं ये 100% कह सकती हूँ कि इससे बाहर नहीं आएगा, क्योंकि मैंने लगभग इसके सारे पॉइंट पढ़ा दिए।